हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और लिटरेरी टर्म्स के बारे में। तो देखते हैं नेक्स्ट लिटरेरी टर्म क्या है। तो नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है एनाफोरा। ये है एनाफोरा, जिसकी हिंदी होती है अनुवादेश। डेफिनेशन देखें इसकी, इट इज़ अ रिपीटिशन, ये एक पुनरावृत्ति है ऑफ अ वर्ड, एक शब्द की और फ्रेज या फ्रेज की। ये या तो किसी शब्द को दोहराना होता है या किसी फ्रेज को दोहराना होता है एज द बिगिनिंग ऑफ अ सक्सेसिव क्लॉजेज, किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इट रेन्ड ऑन हिज लॉजी टॉम स्टोन एंड इट रेन्ड ऑन द ग्रास ऑन हिज स्टोमक। अब देखिए आप, सेंटेंस है, ये है स्टार्टिंग में इट रेन्ड। अब यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस ये वाला है क्लॉज, तो यहाँ पर ये आएगा इट, ये और रेन्ड। तो इसका क्या हो गया, पुनरावृत्ति दोहरा दिया। यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है। इससे पहले यहाँ और डिस्कस जो किया था थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है। जैसे एक था एनाडिप्लोसिस, एक था एनाडिप्लोसिस। उसमें क्या था, उसकी डेफिनेशन क्या थी कि इट इज़ अ रिपीटिशन ऑफ द फाइनल वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस और लाइन एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट। क्या था उसमें, जैसे एग्जाम्पल था ये कि सी ओपनेड अ कैफ़े, फुल स्टॉप, द कैफ़े। फिर इस तरह से एग्जाम्पल था ये। अब आप इसे देखें, सी ओपेंड अ कैफ़े, ये अ कैफ़े है। सेंटेंस का जो लास्ट वर्ड है तो नेक्स्ट सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ गया ये। अगर किसी सेंटेंस के जो लास्ट वर्ड हैं वो नेक्स्ट सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं तो वो कहलाता है एनाडिप्लोसिस। यही अंतर है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, इसका ज़रूर नहीं है कि लास्ट वर्ड हो, कोई भी शब्द हो सकते हैं, चाहे शुरू के हों, कहीं भी हों, और वो नेक्स्ट सेंटेंस में भी दिए होंगे। उसमें क्या था कि जो लास्ट के सेंटेंस थे वो स्टार्टिंग में थे, यहाँ क्या है, कहीं भी हो सकते हैं, वो यहाँ पे स्टार्टिंग में दिया हुआ है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट एनास्ट्रोफी। एनास्ट्रोफी हम इसकी हिंदी कह सकते हैं उथल पथल, या कह सकते हैं अदला बदली। द रिवर्सल ऑफ द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इज एनास्ट्रोफी। मतलब जो शब्दों का नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड है उसको क्या करते हैं, रिवर्सल, मतलब उसमें चेंजिंग करते हैं, या कह सकते हैं उथल पुथल या अदला बदली। जैसे सेंटेंस के वर्ड हैं, इनमें रिप्लेस कर दें, इधर का उधर कर दें, वही कहलाएगा। जैसे इधर का उधर, जैसे क्या एग्जाम्पल देखने आप शायद क्लियर। एग्जाम्पल है, इनटू द वाटर डॉप द बॉय। देखिए धज्जियाँ उड़ा दी सेंटेंस की, तो लहर निकाल दी सेंटेंस की बिल्कुल। सेंटेंस में होता क्या है, नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड सेंटेंस का ये तो होता है, पहले तो आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तब। उसके बाद आती है मेन वर्ब, फिर कहीं आता है ऑब्जेक्ट। यही तो है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये है सेंटेंस का नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। लेकिन ये देखिए सेंटेंस, आप इस सेंटेंस से धज्जियाँ उड़ा दी हैं। कैसे, इनटू द वाटर, पानी में, डॉप द बॉय, लड़का डूब गया, या मतलब डुबकी लगाई। डॉब मीन्स कहते हैं डाइव लगाना, सेकंड फॉर्म है, डुबकी लगाई। तो सेंटेंस को ये होना चाहिए था कि द बॉय डॉब इनटू द वाटर, ये होता। तो नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स है, उधर इसका कर दिया है उथल पुथल, उसमें चेंजिंग कर दी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एक्साइटेड द चिल्ड्रन वर वेन संता एंटर्ड द रूम। अब देखिए क्या है, एक्साइटेड द चिल्ड्रन वर, बच्चे उत्तेजित थे जब संता ने कक्षा में प्रवेश किया। तो सेंटेंस ये होना चाहिए था कि वेन संता एंटर्ड द रूम द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड, ये होना चाहिए था। उन्होंने इस तरह से कर दिया है। लास्ट सेंटेंस ये है, स्ट्रॉन्ग इन द फोर्स यू आर। अब देखिए इस सेंटेंस की लहर निकाल दी है। क्या होना चाहिए था कि यू आर, पहले होता यू, मतलब पहले आता ये, सेकंड नंबर पर ये, यू आर, फिर क्या होता, स्ट्रॉन्ग इन द फोर्स, इस तरह से होता। तो क्लियर है ये कि अगर सेंटेंस का जो नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स है, ये है नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, उसमें कर दें रिवर्सल, तो वो क्या कहलाएगा, एनास्ट्रोफी। उसके बाद में है अपना
नेक्स्ट लिटरेरी टर्म क्या है? एनोनिम। लिखा है इट इज़ अ फिक्सियस नेम, ये एक फिक्सियस नेम है, कह सकते हैं झूठा होता है ये, या कह सकते हैं हम काल्पनिक। तो जो काल्पनिक जब होगा तो झूठा तो होगा ही, वो कल्पना मात्र का होगा कि इट इज़ अ फिक्सियस नेम, ये एक काल्पनिक नेम है। यूज्ड व्हेन द पर्सन परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर सोशल रोल, जब कोई व्यक्ति एक विशेष सोशल रोल निभाता है और तब उसका ये एक काल्पनिक नाम होता है। इट इज़ अ सिडोनिम, ये एक सिडोनिम है, कह सकते हैं उपनाम। इसका अगर मैं एग्जाम्पल बताऊं, जैसे आपने नाम सुना होगा जॉन गाल्सवर्दी, जॉन गाल्सवर्दी का नाम सुना है आपने, टीजीटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर हैं ये, तो इनका नाम सुना होगा आपने। इन्होंने स्टार्टिंग के जो अपने जो वर्क्स या नॉवेल कुछ लिखे थे, उन्होंने अपना खुद का नाम न लिख के क्या लिखा था? जॉन सिन जॉन, ठीक, जॉन सिन जॉन ये लिखा था। क्लियर है? तो मतलब अपना खुद का नाम ना लिख के किसी दूसरे का नाम लिख दिया या कोई दूसरा नाम लिख दिया तो वही कहलाता है एनोनिम, जैसे बोलते हैं सेडोनिम। तो वही तो है, जैसे मान लिया मैं हूँ, अगर मैं सपोज दैट मैं लिखता हूँ कोई नॉवल लिखता हूँ, तो नॉवल के नीचे मान लिया मेरा नाम है आदर्श, तो मैं अपना नाम ये आदर्श न डाल के उसके नीचे किसी कोई और नाम डाल दिया। मान लिया मैंने एक नॉवल लिखा तो अपना नाम ना लिख के मैंने लिख दिया रोहन लिख दिया, तो ये सेडोनिम कहलाएगा। क्लियर है? अब देखते हैं इसके आगे नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है एंटोनोमेजिया। एंटोनोमेजिया ये क्या है? ग्रीक वर्ड है। अधिकतर ग्रीक वर्ड सभी हैं जो भी लिटरेरी टर्म हैं, क्योंकि ग्रीक से ही लिए गए हैं ये भी है एंटोनोमेजिया। इसकी हिंदी की हम बात करें, जैसे इसका डेफिनेशन शॉर्ट में ये हो जाएगी, टू कॉल बाई अ न्यू नेम, कोई व्यक्ति अगर है उसे उसके नए नाम से पुकारना। तो हिंदी क्या है इसकी कि व्यक्तिवाचक नाम के स्थान पर उपाधि इत्यादि का प्रयोग करना। मतलब जो प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक भी तो होगा, जो प्रॉपर नाउन है उसके स्थान पर किसी उपाधि का प्रयोग करना। डेफिनेशन देखते हैं, इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच, ये एक टाइप की फिगर ऑफ स्पीच है, इन विच जिसमें प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज अ कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा है, ये देखते हैं सीधे, अरिस्टोटले, जैसे कहते हैं अरस्तु। अब ये अरस्तु हैं, अरस्तु क्या है? प्रॉपर नाउन है, ठीक। तो उनके लिए हम क्या बोल सकते हैं? द ग्रेट फिलोसफर। तो द ग्रेट फिलोसफर से क्लियर तो हुआ नहीं, ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन किसके लिए कहा गया? अरस्तु के लिए। तो अरस्तु क्या प्रॉपर नाउन, तो क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। इसी तरह से विलियम शेक्सपियर, इन्हें हम क्या कहते हैं? द बार्ड। बहुत सारे नाम हैं इसी तरह से। और अगर एग्जाम्पल के रूप में लिखें तो लिखा है कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास इंडिया के शेक्सपियर हैं। अब इसे आप देखें, एक तरह से देखा जाए तो ये भी क्या है? प्रॉपर नाउन, और शेक्सपियर ये भी है प्रॉपर नाउन। अब ये देखिए आप, प्रॉपर नाउन के पहले हम दा का यूज़ तो करते नहीं हैं, तो यहाँ क्यों दिया है? अब यहाँ रीज़न ये है, यहाँ पर जो कालिदास को कहा गया है कि जो कालिदास जो हैं शेक्सपियर हैं, कहाँ के? भारत के। कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। अब मैं एग्जाम्पल एक और लूँ, अगर कोई व्यक्ति है राम, उससे हम कह दें और बहुत रुपये वाला है वो और बहुत खर्चीला व्यक्ति है, तो उससे कहते हैं राम के लिए हम कहें राम इज द अंबानी ऑफ इंडिया, मतलब जो राम है वह मुकेश अंबानी है। तो मुकेश अंबानी जो हम यूज करेंगे वहाँ पर, तो मुकेश अंबानी का मतलब ये हुआ कोई धनी व्यक्ति, एक तरह से वो कॉमन चीज़ हो गई वो। ऐसे ये है कि कालिदास जो है, कालिदास भारत के थे, तो कालिदास भारत के शेक्सपियर थे। जिस तरह से शेक्सपियर ने बहुत सारे प्ले लिखे हैं, बहुत लिटरेरी जो है यूज किया है उन्होंने, तो जिस तरह से उन्होंने इतने प्ले वगैरह लिखे हुए हैं, उसी तरह से कालिदास ने लिखे हैं। तो जो कालिदास जो हैं वो शेक्सपियर हैं। शेक्सपियर ने एक पद मान लिया है, ये उपाधि है एक। जैसे कोई व्यक्ति ज़्यादा पढ़ गया
ये ज़्यादा अच्छा लिटरेरी टर्म में नाटक कुछ लिखता है तो उसे कहते हैं तो शेक्सपियर हो गए, तो इस तरह से वो क्या है, एक कॉमन नाउन। नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है एफोरिज्म। एफोरिज्म जिसकी हिंदी होती है कहावत या कह सकते हैं सूक्ति। अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, अ शॉर्ट पिथी। पिथी मीन्स होती है कहावत, एफोरिज्म तो होता है कहावत, ये भी होती है पिथी भी होती है कहावत। अ शॉर्ट पिथी इंस्ट्रक्टिव सेइंग इज एफोरिज्म। मतलब एक तरह की, एक इंस्ट्रक्टिव क्या होता है, निर्देशात्मक, एक तरह की बहुत छोटी निर्देश देने वाली कविता या कहानी। मतलब कहने का ये है इस टाइप में या एफोरिज्म में क्या होगा, कोई एक लाइन लिखी होगी, जैसे मान लीजिए ये लाइन है, इस टाइप से कोई एग्जाम्पल लिखा होगा लेकिन उसमें कोई बहुत गहरी बात कही गई होगी। तो एग्जाम्पल है ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल। मतलब ऑल फॉर वन, सब एक के लिए और एक सबके लिए। तो इसकी हिंदी क्या होती है, सबके लिए समान। देख क्या सेंटेंस लिखा हुआ, कितनी अच्छी बात कही गई है कि कोई भी चीज़ सही वो सबके लिए समान है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है लाफ, हंसिए। अब कॉमा लगा यहाँ पर तो इसका मतलब इम्परेटिव सेंटेंस है ये, एक तरह से सेंटेंस है ये पूरा। लाफ यानी हंसिए, हंसो। एंड द वर्ल्ड लाफ्स विद यू, मतलब हंसो और संसार तुम्हारे साथ हंसता है। यानी तुम हंसो और संसार तुम्हारे साथ हंसता है। और रो एंड यू वीप अलोन, तो तुम अकेले रोते हो। अब देखिए सेंटेंस एक लिखा हुआ है और कितनी गहरी बात कहेगी कि जब तुम रोते हो तो तुम अकेले रोते हो, लेकिन जब तुम हंसते हो तो पूरा संसार तुम्हारे साथ हंसता है, लेकिन जब तुम रोते हो तो तुम अकेले ही रोते हो। और एक एग्जाम्पल है यूथ इज अ ब्लेंडर, मैनहुड इज अ स्ट्रगल, ओल्ड इज रिग्रेट। यूथ इज ब्लेंडर, यूथ यानी युवावस्था, युवावस्था जो है वो क्या है, ब्लेंडर है। ब्लेंडर मतलब गलतियां हैं, यहाँ बचपन के लिए कह रहे हैं, बचपन गलतियां हैं। मैनहुड जब व्यक्ति जवान होता है वो संघर्ष है। और ओल्ड एज बुढ़ापा है, क्या है, पछतावा। बुढ़ापे में केवल पछतावा रह जाता है और कुछ भी नहीं है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है एपिलॉग। एपिलॉग जिसकी हिंदी होती है नीति कथा। डेफिनेशन इसकी हो जाएगी इट इज़ अ शॉर्ट मोरल स्टोरी। ये एक शॉर्ट मोरल नैतिक स्टोरी कहानी, ये एक बहुत छोटी नैतिक कहानी होती है, ऑफन विद एनिमल कैरेक्टर्स, जिसके अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो होते हैं एनिमल। नोट क्या लिखा हुआ है, यू विल समटाइम्स सी टॉकिंग एनिमल्स इन एन एपिलॉग। लिख भी दिया है, देखिए नोट बना के, ये क्या है कि तुम कभी कभी एक एपिलॉग में बात करते हुए देखते हो किसे, एनिमल्स को। अब ये है जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा हुआ है एनिमल फार्म। ये बहुत फेमस है जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म। इसमें देखा होगा आपने, अगर पढ़ा हो तो बहुत सारे जानवर होते हैं वो बात करते हैं। तो ये था अपना लिटरेरी टर्म, जिसमें हमने कुछ लिटरेरी टर्म्स के बारे में बात की। नेक्स्ट वीडियो में आगे की कुछ और लिटरेरी टर्म्स देखेंगे जो कि आपके लिए टीजीटी पीजी इनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।